हेलो क्रशर्स। आज हम पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। इसमें आज हम देखेंगे कि किस तरीके से लेंथ चेंज होने के कारण हमारे पास बाई मेटालिक स्ट्रिप काम करती है और कैसे टेम्परेचर में चेंज के साथ मुड़ जाती है, या फिर किस तरीके से लेंथ में चेंज होने के कारण एक सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड बदल जाता है, या फिर हम ये देखेंगे अगर हमारा स्केल है उसको गर्म कर देंगे तो उससे रीडिंग्स हम लेते हैं वो किस तरीके से चेंज हो जाती है। फिर हम देखेंगे कि लिक्विड्स में किस तरीके से थर्मल एक्सपेंशन होता है और डेंसिटी में किस तरीके से वेरिएशन आता है। मैं हूं आपका दोस्त, मेरा नाम है विक्रांत किरार और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाई मेटालिक स्ट्रिप, जैसा कि नाम से ही पता चलता है यहाँ पर दो मेटल की स्ट्रिप्स हैं, तो इसका एक बार डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास इस तरीके से दो मेटालिक स्ट्रिप हो सकती है, लेकिन यहाँ पर दोनों का मटेरियल अलग अलग होना चाहिए इस तरीके से। अब हमारे पास मान लो एक का अल्फा 1 है, दूसरी का अल्फा 2 है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। और फिर मैं यहाँ पर इसको गर्म करता हूँ इस तरीके से, तो टेम्परेचर राइज होगा। मान लो उस केस में अल्फा की वैल्यूज के कारण इसमें जो लेंथ में चेंज आता है वो इतना आता है, और इस वाली में जो लेंथ में चेंज आना चाहिए वो इतना आना चाहिए, पर ऐसा हो नहीं सकता। वो दोनों रॉड चिपकी हुई हैं, तो इस तरीके से वो ज़्यादा लंबी हो नहीं सकती, पर वो लंबी तो होना चाहती है। तो क्या करती है, वो लंबी होना चाहती है, उसके चक्कर में इस तरीके से बेंड कर देती है और हमारे पास बाई मेटालिक स्ट्रिप कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है। देखो, ये नीचे की तरफ मुड़ जाएगी क्योंकि ये ज़्यादा लंबी होना चाहती है, और नीचे वाली छोटी रह जाती है। आप देख सकते हो यहाँ पे इनका अगर कुछ इस तरीके से रेडियस है, तो नीचे वाली का रेडियस छोटा है, दूर वाली का रेडियस बड़ा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल तो सेम ही है। तो हम देखते हैं कि ये वाली लेंथ इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसका अल्फ़ा ज़्यादा था। यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फ़ा 1 इज़ स्मॉल देन अल्फ़ा 2 एंड टेम्परेचर इज़ इंक्रीज्ड। इसका उल्टा भी पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है कि अगर हम टेम्परेचर कम कर दें, इसको गर्म करने की जगह, मान लो वेदर के चेंज के कारण ये ठंडी हो गई, उस केस में ये वाली जो रॉड है अब वो श्रिंक भी ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा छोटी होने की कोशिश करेगी, और ये वाली इतनी ही श्रिंक होगी। उस केस में हम देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ इस तरीके से मुड़ जाती है। तो हमारे पास दोनों ही केसेस हो सकते हैं, वो ऊपर भी मुड़ सकती है या नीचे भी मुड़ सकती है। यहाँ पर भी हम लिखेंगे अल्फा 1 इज मोर देन अल्फा 2 बट टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड। तो समझ में तो कॉन्सेप्ट आ गया, लेकिन इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के आ सकते हैं? बहुत ही सिंपल, एक ही तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं आपसे कि ये जो मुड़ गई है उसका कुछ रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, वो रेडियस ऑफ कर्वेचर किस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सी इसकी कैलकुलेशन है, आओ देखते हैं। हम मानकर चलेंगे कि हमारे पास दो रॉड्स इस तरीके से थी, दोनों की ही लेंथ थी L0 और इसकी भी है L0, दोनों की सेम लेंथ है, लेकिन इसका है अल्फा 1, इस वाली का है अल्फा 2। हम मान के चल रहे हैं अल्फा 1 इज मोर देन अल्फा 2, तो अब ये इस तरीके से बेंड होने की कोशिश करेगी अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ। तो जब टेम्परेचर बढ़ने के बाद इसका डायग्राम बनेगा, अभी वो बना लेते हैं। हमारे पास ऊपर वाली में इस तरीके से कुछ कर्वेचर आएगा और नीचे वाली भी कुछ ऐसी होगी। अच्छी बहुत ही पतली सी स्ट्रिप होती है, लेकिन हमें कैलकुलेशंस करनी है, वो समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने उन सबको थोड़ा थोड़ा चौड़ा बनाया है। यहाँ पर देखो हमारे पास इस तरीके से कुछ एंगल थीटा होगा। क्या हमें यहाँ पर रॉड की ओरिजिनल लेंथ पता है L0, लेकिन हमें और एक डायमेंशन की ज़रूरत पड़ेगी कि इस स्ट्रिप की थिकनेस कितनी है, टोटल स्ट्रिप की, या फिर इंडिविजुअल स्ट्रिप्स की भी थिकनेस कितनी है। तो इस क्वेश्चन में, या फिर हमें जो भी यूजुअली क्वेश्चंस करनी होती है उसमें, मान लो कि ये सभी जो थिकनेस है दोनों की ही, इसकी थिकनेस और इसकी थिकनेस, दोनों ही थिकनेस है T एंड T। अब यहाँ पर और एक चीज़ देखो, यहाँ पर मीन रेडियस किसको बोला जाएगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर अगर हमें पता करना है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सा होगा? हम यहाँ पर इस जगह से रेडियस ऐसे नापते हैं, ये हो जाता है हमारा रेडियस R। दिस लेंथ is going to be
आर। ऑलराइट, अच्छा नीचे वाली जो हमारी स्ट्रिप है इसके लिए मीन रेडियस क्या हो जाएगा, ये वाला, उसको हम क्या लिख सकते हैं, टोटल आर था आर माइनस टी बाई टू। इसी तरीके से ऊपर वाली के लिए जो रेडियस हो जाएगा वो हो जाएगा आर प्लस टी बाई टू। इसके लिए मीन रेडियस हो जाता है यहाँ पर देखो ये वाला, है ना, इसको हम क्या बोल देंगे, दिस इज आर प्लस टी बाई टू। और ये जो ब्लू वाला होगा यहाँ कहीं पे आएगा मीन रेडियस, ये हो जाएगा आर माइनस टी बाई टू। और यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों का हमारे पास जो एक्सपेंशन हुआ होगा एल नॉट से वो बढ़ गई होंगी। ऑलराइट, क्या मैं बता सकता हूं कि इस लाल वाली रॉड की जो एक्चुअल लेंथ है अभी वो कितनी है, वो है उसका रेडियस इनटू ये वाला एंगल थीटा, है ना। आर्क लेंथ क्या होती है, आर टाइम्स एंगल, आर टाइम्स थीटा। तो हम लिख सकते हैं आर प्लस टी बाई टू मल्टीप्लाइड बाई थीटा, ये तो हो गई हमारी ये वाली लेंथ। और ये लेंथ किसके बराबर होनी चाहिए, देखो ओरिजिनल लेंथ थी एल नॉट, एल नॉट को हमने इंक्रीज किया, टेम्परेचर से बढ़ा दिया ना, 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी, तो वही हमारी इसके बराबर है। तो यहाँ पर मैं इसी को इक्वेट कर देता हूँ, ये हो जाएगा एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी। सिमिलरली अब नीचे वाली रॉड के लिए कैलकुलेशन करो, इनिशियली उसकी लेंथ थी एल नॉट, एल नॉट से बढ़ के वो कितनी हो गई, वो हो गई एल नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। और यही वैल्यू किसके बराबर होगी, इसकी जो बड़ी हुई लेंथ है वो ये वाली लेंथ हो जाएगी, जो हो जाती है आर माइनस टी बाई टू टाइम्स थीटा, आर माइनस टी बाई टू टाइम्स थीटा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो हमारे को फटाक से रिलेशन मिल जाएगा, और ये एल नॉट से एल नॉट भी कैंसिल हो जाएगा, थीटा से थीटा भी कैंसिल हो जाएगा। दोनों को चलो डिवाइड कर लेते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 2, उससे मुझे मिलता है आर प्लस टी बाई टू अपॉन आर माइनस टी बाई टू इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा 1 डेल्टा टी अपॉन 1 प्लस अल्फा 2 डेल्टा टी। देखो यहाँ पर हमें सिर्फ आर की वैल्यू पता करनी है, हमें टी पता होगा, हमें अल्फा 1 पता होगा, हमें डेल्टा टी पता होगा, तभी जाकर के हम आर की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ से कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर इसको दूसरी तरफ ले जाओ, इसको इस तरफ लेके आ जाओ, तो हमें फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारे पास आ जाएगा आर प्लस आर अल्फा 2 डेल्टा टी प्लस टी बाई टू प्लस टी बाई टू अल्फा 2 डेल्टा टी इज इक्वल टू, इससे इससे मल्टीप्लाई करो, इसको पहले इससे करेंगे, फिर इसी को इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे करेंगे, 4 टर्म्स आने वाली है। यहाँ पर हो जाएगा आर प्लस आर अल्फा 1 डेल्टा टी माइनस टी बाई टू माइनस टी बाई टू अल्फा 1 डेल्टा टी। यहाँ तक सारी कैलकुलेशंस हम सही कर रहे हैं, और अब ज़रूरत पड़ेगी हमें एक अप्रॉक्सीमेशन करने की। क्या अप्रॉक्सीमेशन करोगे, देखो अल्फा की वैल्यू बहुत छोटी होती है और टी की वैल्यू भी बहुत छोटी होती है आर के कंपैरिजन में, तो इसको इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा। इसको हम मान लेते हैं दिस अप्रोचेस टू ज़ीरो, और सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों का जो प्रोडक्ट है उसको हम ऑलमोस्ट ज़ीरो मान लेंगे। दूसरी चीज़ हम देखते हैं आर से आर इस तरीके से कैंसिल आउट हो जाता है, तो हमारे पास वैल्यू बच जाती है टी। देखो दोनों तरफ यहाँ पे टी बाई टू था या माइनस टी बाई टू, दोनों को इस तरफ लेंगे तो एक तरफ बचता है हमारे पास टी इज इक्वल टू आर अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी। और यहीं से हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू टी डिवाइडेड बाय अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 डेल्टा टी। यही हमारा फॉर्मूला है, इसको आपको याद कर लेना चाहिए, फॉर्मूला डायरेक्टली बहुत जगह यूज़ हो जाता है। अब इसकी फील लेने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो एक सोचो क्वेश्चन कि मान लो हमारे अल्फा 1 की वैल्यू बहुत ज़्यादा है 50, और अल्फा 2 की वैल्यू है 0। उस केस में क्या होगा कि जब थर्मल एक्सपेंशन होगा तो अल्फा 2 मतलब इसमें कोई चेंज नहीं होगा,
और अल्फा 1 में बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा, यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर बहुत छोटा होना चाहिए उसका, इसमें ये बहुत ज़्यादा मुड़ जाएगी, है ना। फील आई। नीचे वाली लेंथ हमारी बढ़ नहीं रही है, ये वाली लेंथ बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन दोनों अलग अलग नहीं हो सकते, तो बहुत ज़्यादा वो इस तरीके से मुड़ जाएगी। करके देखो, अल्फा 1 की वैल्यू कुछ बड़ी रख दो, इसकी वैल्यू 0 रख दो, तो हमारे पास आर की वैल्यू एक्चुअली यहाँ पर नीचे वैल्यू बढ़ जाएगी, आर की वैल्यू कम हो जाएगी। एक और केस समझते हैं। मान लो हमारा अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 है। उस केस में क्या होगा, दोनों का ही एक्सपेंशन बराबर होगा, क्योंकि दोनों की इनिशियल लेंथ भी बराबर थी। तो उस केस में दोनों बराबरी से बढ़ती चली जाएंगी, उसका कुछ इस तरीके से बेंडिंग ही नहीं होगी, वहाँ पे वो मुड़ेगी ही नहीं। जब वो मुड़ेगी नहीं तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट पे है या फिर नॉट डिफाइंड। यहाँ पर रखो, अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 रखोगे तो क्या होगा, यहाँ पर अगेन ये बहुत छोटी वैल्यू या फिर 0 आ जाएगा। उस केस में आर की वैल्यू आप इनफाइनाइट या फिर नॉट डिफाइंड बोल सकते हो। तो इस तरीके से हमें फॉर्मूले की फील भी लेनी चाहिए ताकि आप बड़ी आसानी से इसे देख सको। और एक चीज़, अगर इनकी थिकनेस बहुत ज़्यादा हुई, जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना कम वो मुड़ेगी, है ना, क्योंकि मोटी चीज़ को मोड़ना मुश्किल होता है। तो जितनी ज़्यादा थिकनेस होगी उतना ज़्यादा रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, है ना, उतना कम मुड़ेगी। तो यहाँ पे थिकनेस बढ़ाओगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी बढ़ जाता है। इस तरीके से हमने फील ले ली हमारे फॉर्मूले की। और अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं फटाक से। A bimetallic strip is formed out of two identical strips, one of copper and other of brass. The coefficient of linear expansion of the two materials are alpha C and alpha B. On heating, the temperature of the strip goes up by delta T and the strip bends to form an arc of radius of curvature R. Then R is, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। ये एक डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है और इसके करेक्ट आंसर है बी एंड डी। दो आंसर करेक्ट है इसके। देखो कैसे है, हमारे पास जो फॉर्मूला है, हमारे पास आर की वैल्यू क्या हो जाती है, टी अपॉन अल्फा ए माइनस अल्फा बी डेल्टा टी। करेक्ट। तो हमारे पास कौन सा जाता है, प्रोपोर्शनल टू नो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। करेक्ट। एंड प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ हमारी जो अल्फा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिफरेंस ऑफ द थर्मल एक्सपेंशन का जो भी कोफिशिएंट होता है। तो यही हमें बस आंसर आना था। ये अगर सस्ता पेंडुलम नहीं होता ना तो शायद मैं हिप्नोटाइज हो जाता। मान लो हमारे पास इस तरीके से एक पेंडुलम है, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है, सबसे पहले हम टाइम पीरियड की वैल्यू लिखेंगे। टाइम पीरियड होता है इसका t इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G। मास का कोई लेना देना नहीं होता यहाँ पर। जितनी ज़्यादा इसकी लेंथ होती है उतना ज़्यादा टाइम पीरियड होता है। तो ये तो हमें समझ में आ गया। और हम थर्मल का चैप्टर पढ़ रहे हैं, थर्मल एक्सपेंशन, तो हमें पता है कि ये जो लेंथ है वो टेम्परेचर के साथ चेंज होगी। टेम्परेचर के साथ लेंथ चेंज होगी तो हमारे इसका टाइम पीरियड भी चेंज हो जाएगा। फील लेने की कोशिश करते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ जाएगी, एक्सपैंड हो जाएगी। लेंथ बढ़ेगी तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा। 1 सेकंड की जगह अब 2 सेकंड लगने लग गए। इसका मतलब पहले पेंडुलम फास्ट 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 इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा था, अब बढ़ने के कारण वो धीरे धीरे इस तरीके से ऑसिलेट करेगा। बहुत अच्छे। अगर मैं इसका यूज़ करके घड़ी बना दूँ तो क्या होगा, मान लो 1 मिनट में हम 60 बार ऐसे टिक करते थे, अब 60 की जगह 30 बार ही टिक कर पाएंगे। तो मैं क्या बोलूँगा, मेरे 30 सेकेंड हुए यार, 30 कहाँ गए, खो गए। तो मैं बोलूँगा आई हैव लॉस्ट 30 सेकेंड। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे तब आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा। पहले कैलकुलेशंस कर लेते हैं। तो हमारे पास टाइम पीरियड की वैल्यू होती है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टी नॉट विच इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ L नॉट डिवाइडेड बाई G। ये है एट द टेम्परेचर ऑफ T। अब देखो यहाँ पर थोड़ा सा डाउट है, टेम्परेचर और टाइम दोनों को TT मैं नहीं लिख सकता, TT हिलना पड़ जाएगा। तो यहाँ पर इसको मैं चेंज करके अब की बार थीटा से रिप्रेजेंट करूँगा। थीटा नॉट इज और टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर। ओके, फिर मैंने इसको गर्म कर दिया, गर्मी आ गई है यहाँ पर। तो हमारा टाइम पीरियड अब हो जाएगा T इज इक्वल टू 2 अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाई G एट टेम्परेचर थीटा। क्या मुझे कोई रिलेशन पता है?
यहाँ पर लेंथ का टेम्परेचर डिफरेंस के हमारे पास डिपेंडेंस पता है। देखो L की वैल्यू हो जाएगी L इज इक्वल टू L नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। टेम्परेचर को हम थीटा से लिख रहे हैं इस बार। यही चीज़ मैं यहाँ पर रख देता हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L नॉट डिवाइडेड बाई G, और हमारे पास इस तरीके से 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा। क्या मैं इसी को लिख सकता हूँ 2 पाई अंडर रूट ऑफ L नॉट बाई G मल्टीप्लाइड बाई, इसको मैंने बाहर निकाल दिया, 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा, इसकी पावर 1/2 लगा दो। सेम चीज़ है। और ये वाली वैल्यू क्या है, ध्यान से देखो, ये तो हमारा ओरिजिनल टाइम पीरियड है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ टाइम पीरियड T इज इक्वल टू T नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2। इसको अगर मैं सॉल्व करने जाऊँ तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, और पूरे के पूरे थर्मल एक्सपेंशन में आप देख ही सकते हो कि हम बहुत ज़्यादा बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू बहुत छोटी होती है, इसकी वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है। तो यहाँ पर ये जो पावर होती है ना, वही यहाँ पर आगे आ जाती है, और इसी को मैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लिख सकता हूँ। दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू T नॉट 1 प्लस हाफ अल्फ़ा डेल्टा थीटा। यहाँ पर हमने क्या यूज़ कर लिया, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन। अब यहाँ से आ जाता है T माइनस टी नॉट इज इक्वल टू T नॉट अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये जो टर्म है इसको हम क्या लिखेंगे, ये है देखो टाइम पीरियड माइनस ओरिजिनल टाइम पीरियड, तो ये हो जाता है हमारा चेंज इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू T नॉट अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको हम क्या बोलेंगे, दिस इज एब्सोल्यूट चेंज इन टाइम पीरियड, है ना, एब्सोल्यूट चेंज इन टाइम पीरियड। एब्सोल्यूट कर लिया तो क्या रिलेटिव भी निकालें, उसके लिए इस टी नॉट को इधर जा कर के डिवाइड कर देना है और कुछ नहीं करना है, तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा थीटा डिवाइडेड बाई 2। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा हमारा रिलेटिव चेंज इन टाइम पीरियड, या फिर आप इसको लिख सकते हो फ्रैक्शनल चेंज, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। सबने लिख लिया चीज़ें। अब एक काम करते हैं, इसकी और फिर से फील लेने की कोशिश करते हैं। हमारे पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L डिवाइडेड बाय G। अगर मैंने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, इसका मतलब हमारे पास लेंथ बढ़ जाएगी, इसका मतलब टाइम पीरियड भी बढ़ जाएगा। अब इसको फील लेने की कोशिश करते हैं। मान लो हमने पेंडुलम का यूज़ करके क्लॉक बना दी, और 1 मिनट में वो मान लो 5 बार या 50 बार, या सिंप्लिसिटी के लिए कह लो अभी 60 बार इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करता है। अब क्योंकि टाइम पीरियड बढ़ गया है ना, तो ओरिजिनली मान लो वो 60 ऑसिलेशंस करता था, अब वो कितने कर रहा है, सिर्फ कर पा रहा है 55 ऑसिलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, समय उतना ही था 1 मिनट, 60 करने थे 55 ही हो पाया, यानी 5 का लॉस हो गया। तो हम बोलेंगे यहाँ पे लॉस्ट 5 ऑसिलेशन। करेक्ट, ओके। सिमिलरली अगर हमारे पास टेम्परेचर कम होएगा, तो इसका मतलब लेंथ कम हो जाएगी, लेंथ कम हो जाएगी तो टाइम पीरियड भी कम हो जाएगा। टाइम पीरियड कम हो गया। अब देखो, पहले हम करते थे 60 ऑसिलेशंस, अब हम क्या करेंगे, अब हम कर पाएंगे मान लो 66 ऑसिलेशंस कर रहे हैं। तो इसका मतलब मेरे पास एक घड़ी थी, उसको बोला था कि भाई आपको 60 करने, उसने 66 कर लिए, तो हम क्या बोलेंगे, गेन्ड 6 ऑसिलेशन। तो ये ऑसिलेशन है या समय है, कुछ ना कुछ गेन हुआ है। ऑसिलेशन की जगह अगर मैं इसको सेकंड लिख देता, है ना, इस तरीके से उसका टाइम बनाता मैं, अगर वो सेकंड होता है 1 सेकंड के बराबर, तो मैं क्या बोलता, इस घड़ी ने 5 सेकंड गेन कर लिए या फिर 6 सेकंड लूज कर लिए। इस तरह की बातें हम कर पाते हैं।
और यहाँ पर उस बॉब का जो भी टाइम पीरियड है उसका फर्क ना पड़े, इसलिए देखो हम क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्रैक्शनल चेंज का। तो हमारे पास है डेल्टा टी डिवाइडेड बाय टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा, ये हमारा फॉर्मूला है। लेकिन ये फॉर्मूला अभी हमने कैलकुलेशन करी थी वन टाइम पीरियड के लिए। अगर मुझसे कोई पूछे कि पूरे दिन भर में आपने कितना टाइम गेन किया, कितने सेकंड आपने लूज किए, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, देखो यहाँ पर हम बोलेंगे कि हमारे दिन भर में यानी कि 24 घंटे में इन 24 आवर मान लो हमारे पास n ऑसिलेशंस होते थे, है ना, या फिर हमें n टाइम पीरियड्स लगते थे और हर एक टाइम पीरियड में उतना ही चेंज आया है। कितना चेंज आया है? डेल्टा टी का। लेकिन ऐसे कितने डेल्टा टी ऐड होंगे? जितने टाइम पीरियड थे उतने ही ऐड आएंगे। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि n से n कट जाता है, हमारे पास रिलेटिव चेंज इन टाइम यही आने वाला है। तो हमारे काम का बस यही एक फॉर्मूला है। याद रखने की चीज़ क्या है? टेम्परेचर बढ़ता है तो टाइम लॉस हो जाता है टाइम का, टेम्परेचर कम होता है तो टाइम गेन हो जाता है। वास्तविकता में टाइम उतना ही होता है, टाइम की जो रीडिंग्स हो रही थी, रीडिंग ज़्यादा हो जाती हैं कम हो जाती हैं, ये एक्चुअली इसका वो मतलब होता है। और इस पे बेस्ड एक क्वेश्चंस करते हैं। A pendulum clock loses 12 seconds a day if temperature is 40 degrees Celsius and gains 4 seconds a day if temperature is 20 degrees Celsius. The temperature at which the clock will show correct time and the coefficient of linear expansion of the metal are respectively. तो ये हमें पता करना है। बहुत ही अच्छा सवाल है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ए। बहुत अच्छा सवाल है, देखो इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखना। हमें बोला गया है कि पेंडुलम क्लॉक लूजेस 12 सेकेंड ए डे इफ द टेम्परेचर इज एट 40 डिग्री सेल्सियस। तो हमारे पास लॉस ऑफ 12 सेकेंड एट 40 डिग्री सेल्सियस। लॉस कब होता है? जब हमारे पास टाइम पीरियड बढ़ जाता है ना, जिसको मान लो एक दिन में कितने टाइम पीरियड उसको चाहिए थे, मान लो हमारे पास एक दिन में सेकंड कितने चाहिए होते हैं हमें, 24 इंटू 3600, इतने सेकंड्स कंप्लीट करने थे, इतने नहीं कर पाए, इससे 12 हम कम कर पाए। तो हम बोलेंगे हमारे पास 24 इंटू 3600 सेकेंड होने की बजाय हमें कितने मिले, 24 इंटू 3600 माइनस 12 सेकेंड। हमारा टाइम पीरियड इतना हो गया चेंज होकर के, ये हम समझते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, इसका मतलब यहाँ पर जो टाइम था जब हमें करेक्ट टाइम पीरियड की वैल्यू मिल रही थी, इसको मैं बोल देता हूँ ये था हमारा टेम्परेचर, इसको मैं बोल देता हूँ दिस वॉज थीटा। ठीक है, थीटा पे कैलिब्रेट करी गई थी क्लॉक, थीटा पे करेक्ट टाइम बताती है। इसका मतलब 40 थीटा से बड़ा है। यहाँ पर हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फॉर्मूला है डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल टू हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। डेल्टा टी कितना है, लॉस हुआ है, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर सकते हैं, तो वो है 12 डिवाइडेड बाय हमारे पास फ्रैक्शनल टाइम चेंज की बात करें ना यहाँ पे, तो टोटल टाइम कितना था 24 इंटू 3600, ये हो गया फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड is going to be equal to half into alpha into change in temperature। कितना हुआ? थीटा से बढ़ के 40 हो गया, यानी यहाँ पर होगा 40 माइनस थीटा। सिमिलरली दूसरे केस में हम क्या लिख सकते हैं, गेन ऑफ 4 सेकेंड एट कितने टेम्परेचर पे हुआ है वो, 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर हमारे पास 24 इंटू 3600 सेकेंड होने चाहिए थे, उसकी जगह बढ़ के होगा हमारे पास 24 इंटू 3600 प्लस 4 सेकेंड। इसका मतलब हमारा टाइम पीरियड छोटा हो गया होगा, जल्दी जल्दी वो इस तरीके से मूव कर रहा होगा, तो वो 4 एक्स्ट्रा सेकेंड्स काउंट करवा पाया उतने ही टाइम में, यानी कि टेम्परेचर कम हो गया होगा। इसका मतलब ये जो 20 डिग्री सेल्सियस है वो थीटा से छोटा है। इस बार हमारा सेम फॉर्मूला जो हम लिखेंगे, इसमें हमारे पास डेल्टा टी बाई टी कितना हो जाएगा, 4 डिवाइडेड बाई 24 इंटू 3600 इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ अल्फा। टेम्परेचर चेंज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा थीटा माइनस 20। इस तरीके से हम लिखेंगे।
या फिर आप इसको अगेन यहाँ पे 20 माइनस थीटा कर देते और यहाँ पे फिर आपको माइनस करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर गेन और लॉस वाली इक्वेशन है, तो प्लस माइनस आपको इस तरीके से भी आप एडजस्ट कर सकते हो, दोनों तरीके सही है। हमारे पास दो इक्वेशन आ चुकी हैं, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 1, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर 2। सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत आसान है, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। 1 डिवाइडेड बाई 2, नीचे का डिनोमिनेटर दोनों में कैंसिल हो जाएगा, हाफ दोनों में कैंसिल हो जाएगा, अल्फा दोनों में कैंसिल हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पे बचता है हमारे पास 12 डिवाइडेड बाई 4 इज गोइंग टू बी इक्वल टू 40 माइनस थीटा अपॉन थीटा माइनस 20। यहाँ से ये देखो फिर 3 हो गया, तो आ जाता है 3 थीटा माइनस 60 इज इक्वल टू 40 माइनस थीटा, या फिर 4 थीटा इज इक्वल टू 100, या फिर थीटा इज इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि सब कुछ डिग्री सेल्सियस में था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आ जाता है हमारा। अब आपकी बारी है, ये होमवर्क है आपके लिए। इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में थीटा की वैल्यू आप रख दो, तो आप फिर अल्फा कैलकुलेट कर सकते हो जिसकी वैल्यू इतनी ही आती है। ये आपके लिए एक होमवर्क है। एक और पीवाईक्यू देखते हैं। A simple pendulum made of a bob of mass m and a metallic wire of negligible mass has a time period of 2 seconds. If the temperature of the wire is increased and the corresponding change in its time period is plotted against its temperature, the resulting graph is a line of slope s. If the coefficient of linear expansion of metal is alpha, then the value of s is. बहुत अच्छा सवाल है। सिर्फ फॉर्मूला लगा के आपका काम हो जाएगा। फॉर्मूला मैं आपके लिए लिख देता हूँ। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है डेल्टा टी डिवाइडेड बाई टी इज इक्वल हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी। देखते हैं कैसा है। देखो पहले तो ये समझो हमें प्लॉट क्या करना है, हमें एक ग्राफ बनाना है। ग्राफ में हमसे पूछा है क्या है, if the temperature of wire is increased and corresponding change in its time period is plotted against its temperature, तो हमारे पास इस तरफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को हम लिखेंगे थीटा, इस तरफ है हमारे पास चेंज इन टाइम पीरियड। अच्छा चेंज इन टाइम पीरियड है, ओके चेंज इन टाइम पीरियड है तो इसको एक्चुअली मैं सिर्फ टाइम पीरियड भी लिख सकता हूँ, क्योंकि चेंज इन टाइम पीरियड हो या टाइम पीरियड हो ग्राफ वैसे ही आने वाला है, खाली हमारी इनिशियल वैल्यूज चेंज हो जाती हैं। ऐसे क्यों कर रहे हैं हम? क्योंकि उससे हमारा स्लोप चेंज नहीं होता है ना, सिर्फ इनिशियल वैल्यू चेंज हो जाएगी। इस तरीके से लाइंस आ सकती थी। अब यहाँ पर आप देखोगे हमें पता क्या करना है, स्लोप। स्लोप क्या हो जाएगा, डेल्टा टी डिवाइडेड बाई डेल्टा थीटा, हमें ये पता करना है। फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पर है ही सही, यहाँ से हमारे पास आ जाता है डेल्टा टी अपॉन डेल्टा थीटा इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू टी। यहाँ पर टी क्या है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड की वैल्यू कितनी दी हुई है 2 सेकेंड, तो इसकी वैल्यू हो जाती है हाफ अल्फा 2, यानी कि अल्फा, उसमें ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर आ जाता है। एरर इन मेजरमेंट। तो हम मेजरमेंट पहले करते कैसे हैं देख लेते हैं। मान लो हमें इस तरीके से एक रॉड है, उसका मेजरमेंट लेना है, तो यहाँ पर मैं पहले इस तरीके से स्केल लेके आऊँगा। ये रहा हमारा स्केल जो रॉड से थोड़ा बड़ा होगा। यहाँ पर होगा हमारे पास 0, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड सो ऑन। अब यहाँ पर मैं गर्म करूँगा, लेकिन इस बार मैं ऑब्जेक्ट को गर्म नहीं करूँगा, इस बार मैं हमारे स्केल को गर्म कर दूँगा। अच्छा देखो मैंने स्केल को गर्म कर दिया, स्केल का कुछ अल्फा है, अल्फा एस। अगर मैं स्केल को गर्म करूँगा तो क्या होगा, स्केल लंबा हो जाएगा इस तरीके से, और हमारी सारी रीडिंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इस तरीके से रीडिंग्स भी सब इस तरफ शिफ्ट होती जा रही हैं। तो अब मैं इस गरम स्केल से अगर मैं नापूं, देखो पहले जो रीडिंग मुझे 7 मिलती थी अब वो 6 मिल रही है। रॉड में लेंथ में कोई चेंज नहीं हुआ है ना, हमने सिर्फ स्केल को गर्म किया था। स्केल लंबा हो गया तो हमें लगेगा रॉड छोटी हो गई। तो अब हमें अगर एक्चुअल ट्रू वैल्यू पता करनी है मेजर्ड वैल्यू से, हमें मेजर्ड वैल्यू छोटी हो गई तो मेजर्ड वैल्यू को किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इनटू समथिंग, और वो समथिंग क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। यही होना है क्योंकि हमारा यही तो चैप्टर चल रहा है। लेकिन ये फॉर्मूला कैसा है, आप इसको डिराइव कर लेते हैं।
सबसे पहले तो यहाँ पर लिख लेते हैं ओनली स्केल इज हीटेड, ऑब्जेक्ट इज नॉट हीटेड, हीटिंग ओनली स्केल। अच्छा, ट्रू वैल्यू को क्या बोला जाएगा? यहाँ पर ट्रू वैल्यू या फिर इसको मैं लिख दूँ टीवी इज इक्वल टू, इसकी जो ओरिजिनल लेंथ है मान लो वो थी हमारे पास L0, तो L0 डिवाइडेड बाय हमारे पास एक डिवीजन की जो साइज़ है उससे हम इसकी लेंथ को डिवाइड कर देते तो हमारे पास आ जाता था। अच्छा 7 ऐसे डिविजन्स लिखने वाला है, तो यहाँ पे मैं डिवीजन साइज या फिर डिव साइज, डिव लिख देता हूँ उसको, ओके, या फिर इसको मैं डी लिख देता हूँ, डिवीजन साइज। क्योंकि ये डिवीजन साइज उस वक्त थी जो इसकी नेचुरल लेंथ थी, तो इसको मैं D0 इस तरीके से लिख देता हूँ। अब हमने इसको गर्म कर दिया और अब हम यहाँ पे मेजर कर रहे हैं रीडिंग, तो हम लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू या फिर इसको मैं लिख दूँ MV इज इक्वल टू, देखो इसकी लेंथ में तो कोई चेंज नहीं आया है तो इसको तो मैं एज इट इज़ लिखूंगा L0 डिवाइडेड बाय, अब हमारे पास डिविजन्स की साइज बढ़ गई है, पहले थे D0 अब बढ़ के हो गए हैं वो D, तो ये हो गया D। यहाँ पर L0, अच्छा D की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये जो है वो हो जाएगा D0 1 प्लस अल्फा डेल्टा T, और ये अल्फा किसका यूज़ होगा, स्केल का। इस ऑब्जेक्ट का कोई अल्फा नहीं है, वो तो हम वैसे भी उसको एक्सपैंड करा नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ स्केल को हम हीट करके एक्सपैंड करा रहे हैं, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और एक चीज़ देखो यहाँ पे L0 बाई D0 क्या है, L0 बाई D0 ये है हमारी ट्रू वैल्यू, तो यहाँ से हमें पता चलता है MV इज इक्वल टू TV डिवाइडेड बाय 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा T, या फिर मैं इसी को लिख सकता हूँ ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू measured value into 1 plus alpha s delta t। ये हमारे काम का फॉर्मूला हो गया। अब आप बोलोगे क्या ये फॉर्मूला काम का नहीं था, इसमें कैलकुलेशंस बड़ी मुश्किल हो जाती है। अगर हमें मेजर्ड वैल्यू पता करनी है ट्रू वैल्यू से, तो उसके लिए हम देखो यहाँ पर इसमें बाइनोमियल लगा देंगे, बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन करोगे तो क्या हो जाएगा, ये जो नीचे वाली टर्म है इसको मैं लिख सकता हूँ TV इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा T की पावर -1, है ना। और अब ये क्योंकि बहुत छोटा है तो -1 यहाँ आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू इंटू 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा T। ये अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला है, तो ये दो फॉर्मूले हमें याद रखने हैं, ठीक। इससे सारे के सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पर MV और TV में कंफ्यूज मत होना, इसकी फील लेने की कोशिश करो। अगर हमने स्केल को गर्म कर दिया तो आप ऐसे समझो बहुत ही ज़्यादा गर्म कर दिया, तो पहले वैल्यू 7 आ रही थी हमें रीडिंग, हमने इतना गर्म कर दिया कि अब यहाँ पे हमें वैल्यू मिलती है 1, यहाँ पे 2 पहुँच गया, 7 तो बहुत आगे निकल। इस तरीके से देखने की कोशिश करो। तो जो मेजर्ड वैल्यू है वो छोटी है तो उसको किसी फैक्टर से मल्टीप्लाई करके फिर से ट्रू वैल्यू लानी पड़ेगी। तो मेजर्ड वैल्यू छोटी थी, उसको किसी 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारी ट्रू वैल्यू मिलेगी। इस तरीके से आप फील लेने की कोशिश करो। यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें। मेटल स्केल कैलिब्रेटेड एट 30 Kelvin measures a rod to be 80 centimeter long on a hot summer day when the temperature is 47 डिग्री सेल्सियस। 300 केल्विन है या 47 डिग्री सेल्सियस है, आपको पता करना पड़ेगा यूनिट चेंज करके कि एक्चुअल टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है या कितना कम हुआ है। व्हाट इज द एक्चुअल लेंथ ऑफ द रॉड गिवन अल्फा एस इज इक्वल टू इतना, ये स्केल का अल्फा दिया हुआ है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 80.02 सेंटीमीटर। कैसे आया, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो हमारे पास सबसे पहली चीज़ तो ये 300 केल्विन जो है उसको मैं कन्वर्ट कर लूँगा तो हो जाता है हमारे 27 डिग्री सेल्सियस। यहाँ से हमने इसको हीट किया है तो हमें वैल्यू मिलती है कितनी, 47 डिग्री सेल्सियस का। हमारे पास डेल्टा T जो आ गया है वो है 20 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक हम सब कुछ समझ में आ गया। अच्छा, हमने स्केल को गर्म किया है तो स्केल लंबा हो गया हो, तो लंबा हो गया, उसके बाद जो रीडिंग आ रही है वो ली है हमने, तो वो एक्चुअली रीडिंग कम आई होगी ट्रू वैल्यू से, है ना। तो ट्रू वैल्यू मेजर्ड वैल्यू से थोड़ी सी बड़ी आने वाली है।
हमारे पास फॉर्मूला भी है, ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ स्केल डेल्टा टी। बस सीधे सीधे फॉर्मूला लगा देना है। ट्रू वैल्यू हमसे पूछी थी, मेजर्ड वैल्यू है हमारी 80 सेंटीमीटर, 1 प्लस अल्फा एस की वैल्यू है 1.25 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 20। तो ये कितना आ जाता है 80 इंटू 1 प्लस 1.25, तो ये हो जाता है 12.5 इंटू 2 कितना हो जाता है 25 इंटू 10⁻⁻5। या फिर इसको मैं लिख सकता हूँ 80 प्लस 80 इंटू 25 कितना होता है 80 इंटू 25, 8 इंटू 25 हो जाता है 200, तो हो जाएगा 2000 इंटू 10⁻⁻5 विच इज़ इक्वल टू 80 प्लस 10.02 विच इज़ इक्वल टू 80.02 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर है। अब देखते हैं जब स्केल और ऑब्जेक्ट दोनों को ही हम गर्म करेंगे। मान लो ये हमारी ऑब्जेक्ट थी जिसकी लेंथ है L0, इसका अल्फा है L ऑब्जेक्ट। हमारे पास एक स्केल भी है यहाँ पर इस तरीके से, इसका था हमारे पास अल्फा ऑफ स्केल। फिर हमने रॉड को गर्म किया और स्केल को भी गर्म किया, तो रॉड हमारी गर्म होकर के मान लो इस तरीके से थोड़ी सी गर्म हो गई, ठीक। और हमारा जो स्केल है वो भी अब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा। देखो स्केल भी जहाँ होना था उससे थोड़ा ज़्यादा ही गर्म हो चुका है। फील लेने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो हमारा सिर्फ स्केल बढ़ रहा होता, अगर सिर्फ स्केल का एक्सपेंशन हो रहा होता, तो अभी हमने देखा था कि अगर सिर्फ स्केल का एक्सपेंशन होता है, ये यहाँ पर इतना ही रहता, तो हम देखते हैं कि हमारी मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम हो रही है, ठीक है। मेजर्ड वैल्यू स्केल के कारण मेजर्ड वैल्यू इज लेस देन ट्रू वैल्यू। और ऑब्जेक्ट अगर एक्सपैंड होती है ऑब्जेक्ट, तो उस केस में मान लो ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होकर के इतनी बड़ी हो गई, तो उस केस में हमें मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा मिलती है। तो ऑब्जेक्ट एक्सपैंड होती है तो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आती है ट्रू वैल्यू से। तो हमारे पास ऑपोजिट इफेक्ट हो रहा है, एक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है मेजर्ड वैल्यू का, दूसरा मेजर्ड वैल्यू को कम करने की कोशिश कर रहा है। और होना भी चाहिए। देखो अल्फा नॉट और अल्फा एस, ये दोनों ऑब्जेक्ट और स्केल के अल्फा अगर बराबर हो जाएं तो दोनों बराबरी से आगे बढ़ेंगे और हमारे पास रिलेटिवली उन दोनों की साइज सेम हो जाएगी। और उस केस में हम देखते हैं कि मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू हमारी ट्रू वैल्यू हो जाती है। चेक कर लेते हैं कैसे हमें वैल्यू देखनी है। सबसे पहले तो जो ट्रू वैल्यू होगी असलियत में क्या लेंथ है, वो हो जाएगी L0 डिवाइडेड बाय D0। यहाँ पर L0 क्या है, ट्रू लेंथ, डिवाइडेड बाय D0 क्या है, डिवीजन साइज। यहाँ पर ये जो एक डिवीजन साइज है वो। फिर उसके बाद जो मेजर्ड वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी L डिवाइडेड बाय D। L भी इंक्रीज हुआ है, D भी इंक्रीज हुआ है। L किस हिसाब से इंक्रीज होगा, वो होगा L0 1 प्लस अल्फा ऑफ ऑब्जेक्ट डेल्टा T। और नीचे हमारे पास D बन जाता है D0 इंटू 1 प्लस अल्फा ऑफ स्केल डेल्टा T। और इसी को दोस्तों ध्यान से देखो, ये क्या है, ये क्या है, ये है हमारी ट्रू वैल्यू। तो दिस इज ट्रू वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा T। और ये जो नीचे वाला है इसको मैं लिख देता हूँ 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा T की पावर -1। समय आ गया है दोस्तों बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन का। कैसे करेंगे, पहली बात तो ये -1 इधर आ जाएगा क्योंकि ये वैल्यू 1 के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा छोटी है। तो दिस इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू TV 1 प्लस अल्फा नॉट डेल्टा T मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा T। ये क्या हुआ, बाइनोमियल लग गया है यहाँ पर। और एक अप्रॉक्सीमेशन कर लें। अब जब इन दोनों ब्रैकेट्स को हम ओपन करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 1 1 ही मिल जाएगा। तो अगेन ये वैल्यू आ जाती है ट्रू वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1। फिर ये वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, ये वैल्यू इस 1 से मल्टीप्लाई होगी, तो हमें मिल जाता है प्लस अल्फा नॉट डेल्टा T माइनस अल्फा एस डेल्टा T।
और फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे। जो बहुत छोटी वैल्यू आएगी उसको हमें इग्नोर करना पड़ेगा, पर उसकी वैल्यू आती है अल्फा नॉट अल्फा एस डेल्टा टी का स्क्वायर, और यहाँ पर इसको हम कर देते हैं इग्नोर। ये तो हमारे पास दो अप्रॉक्सीमेशन हो गए यहाँ पे, और हमारे पास वैल्यू आ जाती है मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू इनटू 1 प्लस अल्फा नॉट माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। यही हमारा फॉर्मूला है। अगेन अगर हमें ट्रू वैल्यू पता है तो मेजर्ड वैल्यू निकाल सकते हैं, मेजर्ड वैल्यू पता है तो ट्रू वैल्यू निकालनी होगी। उसके लिए फिर से फॉर्मूला लगा देंगे हम, टी वी इज इक्वल टू एम वी इंटू 1 प्लस अल्फा ऑब्जेक्ट माइनस अल्फा एस डेल्टा टी इसकी पावर -1, है ना। ये वाला इधर जाके डिनोमिनेटर में आता है, तो मैंने उसको फिर से ऊपर करके -1 यहाँ पर लगा दिया। लेकिन अब ये बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन फिर से कर लो तो ये -1 जो है वो यहाँ आ जाएगा, और हमारे पास इसकी वैल्यू हो जाएगी ट्रू वैल्यू इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू इंटू 1 प्लस अल्फा एस माइनस अल्फा ओ डेल्टा टी। ये हमारे पास आंसर। दो फॉर्मूले हैं, दोनों में से कोई भी एक याद रख लोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसको फील लेने की कोशिश करो। यहाँ पर ऑब्जेक्ट का प्लस है, स्केल का माइनस है, स्केल का प्लस या ऑब्जेक्ट का माइनस है। इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि स्केल वाला 0 है, स्केल वाला अल्फा 0 है, तो मेजर्ड वैल्यू क्या हो जाएगी, मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आएगी ट्रू वैल्यू से, है ना। अगर स्केल एक्सपैंड नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑब्जेक्ट एक्सपैंड हो रही है, तो मेजर्ड वैल्यू ज़्यादा आती है। तो यहाँ पर हम अगर इसको 0 रख दें तो अल्फा ऑब्जेक्ट के कारण प्लस होता है। तो इस तरीके से आप क्रॉस चेक कर सकते हो अपने कॉन्सेप्ट को, और यही हमारा फॉर्मूला है, यही हमें याद रखना है। थर्मल एक्सपेंशन ऑफ लिक्विड्स बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ पर भी फॉर्मूले सेम होते हैं, इसका भी एक्सपेंशन वैसे ही होता है जैसे कि सॉलिड्स का होता है, लेकिन यहाँ पर एक खास बात है। खास बात क्या है, लिक्विड का अपना खुद का कोई शेप नहीं होता, तो वो बह जाता है ना। मान लो वो किसी कंटेनर में है, हमारे पास इस तरीके से एक कंटेनर है, और उसमें हमने ऊपर तक लिक्विड भरा हुआ, एकदम टॉप तक, इस तरीके से। अब इसको मैं जब गर्म करूँगा, दो केसेस हो सकते हैं, या तो हमारे पास कंटेनर का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है या कंटेनर का एक्सपेंशन हो रहा है। दोनों केसेस को देख लेते हैं। इफ कंटेनर इज नॉट एक्सपैंडिंग, या फिर एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड ओनली, उस केस में क्या होगा, बहुत ही सिंपल है। हमारे पास V इज इक्वल टू वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। यहाँ पे गामा किसका यूज होगा, लिक्विड का, है ना। दिस इज गामा ऑफ लिक्विड। बहुत ही आसान। अच्छा, क्या इस गामा को मैं लिख सकता हूँ, गामा इज इक्वल टू 3 अल्फा, ये तो हमारा रिलेशन होता ही है। लेकिन लिक्विड्स में अल्फा वगैरह कुछ होता नहीं, लिक्विड का वॉल्यूम ही एक्सपैंड होता है हमेशा, तो ये चीज़ें हमें नहीं लिखनी है। यहाँ पर जो चेंज इन वॉल्यूम है ना, ये एक्सपेंशन इन वॉल्यूम, दिस इज द रियल एक्सपेंशन इन वॉल्यूम। तो यहाँ पर एक्चुअली इसको लिखा जाता है, दिस इज गामा ऑफ लिक्विड और गामा रियल। असलियत में इतना एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो असलियत में एक्सपेंशन हो वही हमें दिखाई दे। कई बार दूसरे तरह की चीज़ें होती हैं, जैसे एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड एंड कंटेनर दोनों हो जाए, एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड एंड कंटेनर। तो यहाँ पर आप एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू वॉल्यूम इनिशियल मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। ये तो देखो, जो लिक्विड का एक्सपेंशन हुआ है वो तो दोनों तरफ सेम हुआ है, लेकिन साथ में वेसल का भी एक्सपेंशन हो जाता है ना। तो उसमें मैं लिखूंगा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, कंटेनर इज इक्वल टू वी नॉट। देखो स्टार्टिंग में दोनों का वॉल्यूम हमने बराबर लिया था, 1 प्लस गामा ऑफ कंटेनर डेल्टा टी। अब यहाँ पर फिर से हमें दो केस मिल सकते हैं। क्या केस, अगर लिक्विड का गामा ज़्यादा है, जो कि यूजुअली लिक्विड का ही ज़्यादा होता है सॉलिड से,
अगर लिक्विड का गामा ज़्यादा है तो लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा, लिक्विड का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ जाएगा तो इस तरीके से लिक्विड नीचे फैल जाएगा, है ना। तो जब भी हमारे पास स्पिलिंग ओवर होएगी वहाँ पर हमें ये सब चीज़ें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और स्पिल ओवर कितना होगा, देखो थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बड़ा है, पहले वी नॉट था वी नॉट था, दोनों एग्जैक्टली कंप्लीट एक दूसरे में थे, फिर ये बढ़ गया, ये थोड़ा ज़्यादा बड़ा होगा, ये थोड़ा कम बड़ा होगा, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही तो इसमें समा नहीं पाया होगा और यहाँ से इस तरीके से नीचे बह गया होगा। तो यहाँ पे हमें स्पिल ओवर देखना होगा, है ना, या फिर ओवरफ्लो बोल सकते हो आप, उसको कुछ भी बोल सकते हो। तो ओवरफ्लो कितना हुआ है वो हो जाएगा वी लिक्विड माइनस वी कंटेनर। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर वी नॉट इंटू वन, ये वी नॉट है और यहाँ पे भी वी नॉट है, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिक्विड और कंटेनर का जब सब्ट्रैक्ट करो खाली ये वाली टर्म्स हमारी बच जाती हैं। तो ये आ जाता है वी नॉट इंटू गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी माइनस वी नॉट गामा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। इसी को मैं लिख सकता हूँ वी नॉट इंटू गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ कंटेनर इंटू डेल्टा टी। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात हो गई यहाँ पर। क्या हो गई, देखो मैं बैठा हूँ, मेरे पास इस तरीके से कंटेनर है, ओके, मैंने इसको गर्म किया, टेम्परेचर कितना पहुँचा दिया, डेल्टा टी से बढ़ा दिया, और इसमें से थोड़ा सा लिक्विड फ्लो हो गया, इतना लिक्विड फ्लो करके गिर गया। अब मैंने यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, है ना, मैंने खाली देख लिया कि यार इतना फ्लो हो रहा है बाहर, पहले कितना था वी नॉट, तो जो गिरा हुआ अमाउंट है, मेरी बेवकूफ़ी के कारण मैं समझूंगा ऐसा कि सिर्फ लिक्विड का वॉल्यूम उतना ही बड़ा है, ऐसा मुझे दिखा, है ना, जितना बड़ा उतना ही तो गिरेगा। मैंने ये नहीं सोचा कि कंटेनर का भी बढ़ गया था थोड़ा सा। तो जो अपेरेंटली मुझे दिखा, जो मुझे दिखाई दिया, वो ये वाला अमाउंट है। तो मैं क्या लिख दूंगा, जो चेंज इन वॉल्यूम हुआ लिक्विड का उसको मैं बोलूँगा डेल्टा वी अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, जो हमें दिखता है, इज इक्वल टू वी नॉट गामा लिक्विड माइनस गामा कंटेनर, ये जो वैल्यू है ना ये वाली, इसी को मैं लिख देता हूँ गामा अपेरेंट मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा टी। ये कौन सा है, जब भी हमारा ओवरफ्लो होगा, है ना, तब हमें ये वाला यूज करना होता है। क्लियर। इसका एक सवाल सॉल्व करें। 500 cc glass tumbler is completely filled with water at 50 degrees Celsius. The setup is heated to 70 degrees Celsius. How much water will spill over if expansion of tumbler is neglected and it is considered? दोनों के हमें गामा और हो बीटा दिया हुआ है। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन के पहले पार्ट का आंसर है 6 cc, दूसरे पार्ट का आंसर है 5.7 cc। देखते हैं कैसे आया। सबसे पहले तो हम पार्ट ए लिख देंगे। पार्ट ए सॉल्व करें। एक्सपेंशन ऑफ द टम्बलर इज नेग्लेक्टेड, तो जितना भी लिक्विड का वॉल्यूम था और वो एक्सपैंड होगा तो जितना भी एक्स्ट्रा वॉल्यूम आ जाएगा वही नीचे गिर जाएगा। तो इस केस में हम क्या लिख देंगे, हमारे पास जो चेंज इन वॉल्यूम है डेल्टा वी इज इक्वल टू वी नॉट गामा डेल्टा टी। गामा किसका यूज किया जाएगा, लिक्विड का। वैल्यूज रखते हैं, वी नॉट कितना था 500 cc मल्टीप्लाइड बाई गामा वाटर कितना है 60 इंटू 10⁻⁵, और चेंज इन टेम्परेचर कितना है 50 से 70 गए हैं तो 20 डिग्री सेल्सियस का। यहाँ से वैल्यू क्या आ जाती है हमारे पास, देखो 1 2 3 4 जीरो से यहाँ कट जाएगा, या था 0.5 इंटू 6 इंटू 2, ये 2 इंटू 0.5 हो जाता है 1, इस इज इक्वल टू 6। यहाँ पर हमारे पास cc यूनिट आ जाएगी। आंसर आ गया हमारा फटाक से 6 cc। देखते हैं पार्ट बी। पार्ट बी में हमसे पूछा जा रहा है वाटर का कितना ओवरफ्लो हुआ अगर टम्बलर का एक्सपेंशन भी कंसिडर किया गया। तो यहाँ पर हमें यूज कौन सा करना होगा, गामा अपेरेंट वाला। तो पहले हम गामा अपेरेंट निकाल लेते हैं। गामा अपेरेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाती है गामा ऑफ लिक्विड माइनस गामा ऑफ
वेसल या कंटेनर, अच्छा मुझे गामा ऑफ लिक्विड तो दिया हुआ है 60 इंटू 10⁻⁵, लेकिन क्या मुझे गामा ऑफ कंटेनर दे रखा है? नहीं, मुझे तो बीटा दे दिया उल्टा। तो क्या मैं बीटा से गामा निकाल सकता हूँ सॉलिड के लिए? मुझे पता है अल्फा इज इक्वल टू बीटा डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू गामा डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ से गामा की वैल्यू कितनी आ जाती है? 3/2 इंटू बीटा। हमारे केस में वैल्यू आ जाती है 3/2 इंटू 2 इंटू 10⁻⁵, विच इज़ इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁵। तो ये हो जाता है हमारे पास 57 इंटू 10⁻⁵ पर केल्विन। यहाँ से हमें पता चल जाएगा वाटर ओवरफ्लो फ्लोन इज इक्वल टू V0 इंटू गामा अपेरेंट इंटू डेल्टा टी, विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाती है V0 था हमारे पास 500 cc मल्टीप्लाइड बाई 57 इंटू 10⁻⁵, मल्टीप्लाई करो आप इसको 20 से और ये वैल्यू आ जाएगी। जब हमारे पास यहाँ 60 था तो 6 आया था, 57 पे हमारे पास सेम कैलकुलेशन है तो वो आ जाता है 5.7 cc। यही हमारा आंसर है। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हो, पहले आप लिख लो कि वाटर का जो ट्रू एक्सपेंशन हुआ है वो तो 6 cc ही हुआ है, फिर आप पता करो कि हमारे कंटेनर का कितना एक्सपेंशन हुआ है तो आपको पता चलेगा 0.3 cc हुआ है ना, और फिर आप उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी आपको यही आंसर आने वाला है। लिक्विड्स के थर्मल एक्सपेंशन में और एक तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है जो कि एक्चुअली थर्मोमीटर जैसा ही है। हमारे पास ऐसा बोल दिया जाएगा कि ये एक हमारे पास नीचे बीकर है जो एकदम इस तरीके से पूरा इसका बल्ब भरा हुआ है, और उसके बाद हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया इज इक्वल टू ए, और इसको फिर हम कर देते हैं गर्म। तो यहाँ पर हमारे पास लिक्विड एक्सपैंड होकर के हाइट h तक आ जाता है। तो वो हाइट h कितना आएगा? यहाँ पे अगेन हमें सेम चीज़ करनी है। पिछली बार क्या हो रहा था, हमारे पास जो सेम चीज़ होती थी जिसमें हमारे पास थोड़ा सा वाटर ओवरफ्लो होके नीचे गिर जाता था। नीचे कितना गिरता था? गामा अपेरेंट का हम यूज़ करते थे क्योंकि वेसल भी बड़ी हो रही है साथ में। और इस बार वो लिक्विड बस नीचे गिरने की बजाय यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा। इस क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट करोगे तो वो चीज़ आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? V0 इंटू गामा अपेरेंट इंटू डेल्टा टी, ये क्या है हमारा? एक्सेस वाटर या फिर लिक्विड, एक्सेस लिक्विड, और इसकी वैल्यू होनी चाहिए A इंटू एच के बराबर। अब यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट आएगा, अरे ये जो एरिया है ये तो इसी वेसल का बना हुआ है, और अगर वेसल एक्सपैंड हो रही है तो ये एरिया भी थोड़ा सा तो एक्सपैंड होना ही चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो यहाँ पे आप वो वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक्चुअली यूज़ करना पड़ेगा, एरिया भी तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एरिया इंटू A0, मान लो था A0 इंटू 1 प्लस बीटा डेल्टा टी, एरिया का कोफिशिएंट बीटा होता है, इंटू एच। अच्छा, हमने एरिया में एक्सपेंशन को तो कंसिडर कर लिया, और दूसरी चीज़ क्या है, यहाँ पर ये जो हाइट तक लिक्विड गया, मान लो यहाँ तक हाइट पे गया है। अब इसमें भी दो चीज़ें हो सकती, किस किस को पता चल गया क्या दो चीज़ें? इस हाइट को जो हम मेजर कर रहे हैं तो हमारा स्केल यहाँ बाहर कहीं पे था, या फिर हमने इसी पे रीडिंग्स बना रखी थी। दोनों में अंतर क्या है? अगर स्केल बाहर था तो स्केल का एक्सपेंशन नहीं हो रहा है, अगर हमने इसी के ऊपर रीडिंग्स लिखी हुई थी तो उनका भी एक्सपेंशन हो रहा है। तो वहाँ पे मेजर्ड वैल्यू कुछ होगी, फिर हमको ट्रू वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो क्योंकि क्वेश्चंस आपसे यूजुअली पूछाएंगे तो इसी तरह के पूछे जाएंगे। और अगर हमें डिटेल कैलकुलेशन करनी है तो बस लास्ट पार्ट देख लेते हैं जहाँ पे हम ये सारे इफेक्ट को भी कंसिडर करेंगे। इस प्रॉब्लम को समझने के लिए बहुत ही अच्छा डायग्राम बनाने की हमें ज़रूरत है। तो एक नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओ। यहाँ पर हमारे पास इस तरीके से एक टम्बलर है, उसमें लिक्विड यहाँ तक भरा हुआ है। हमारे पास दो तरीके के स्केल हम रखेंगे। एक स्केल है जो इससे थोड़ा दूरी पर है, ये गर्म नहीं होगा, ये हमें हमेशा ट्रू वैल्यू मेजर करके देने वाला है।
तो यहाँ पर मैं इस तरीके से लिखता हूँ, ये मुझे मिलती है हाइट h। फिर जब मैं इसको गर्म कर देता हूँ तो मुझे मिलती है h नॉट, सॉरी h डैश। ठीक, दीज आर ट्रू वैल्यूज। और दूसरी तरफ मैंने यहाँ पर ही चिपका रखा है स्केल, इस तरीके से ग्रेजुएशन कर रखे हैं, आपने देखे होंगे बीकर्स वगैरह में होते हैं, है ना। यहाँ पर मैं जो भी रीडिंग लूँगा उसमें एरर हो सकती है क्योंकि बीकर भी एक्सपैंड हो रहा है। तो यहाँ पर मुझे इनिशियली जो वैल्यू मिली थी वो तो h के ही बराबर होगी। ठीक है, मान रहे कि यहाँ पर पहले तो h ही था क्योंकि गर्म नहीं किया हुआ था, तब तो सेम ही था ना सब कुछ। फिर जब मैंने इसको बढ़ा दिया तो वो वैल्यू बढ़ के हो गई है L। दिस इज द मेजर्ड वैल्यू जिसमें एरर होगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास इनिशियली कुछ वॉल्यूम थी V नॉट, इसका इनिशियली कुछ एरिया था A नॉट था हमारे पास एरिया इनिशियल, सारी इनिशियल वैल्यू। तो हमारे पास पहली इक्वेशन क्या आ जाएगी, V नॉट इज इक्वल टू A नॉट इंटू H नॉट। इसको भी नॉट कर दो, इनिशियल वाली सारी वैल्यूज H नॉट है। ठीक, ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। फिर हमने उसको गर्म कर दिया डेल्टा टी से, तो लिक्विड का जो वॉल्यूम है उसमें वास्तविक चेंज कितना हो जाएगा, या जो हमारी वैल्यू है वो बढ़ के कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी V नॉट इंटू 1 प्लस गामा ऑफ लिक्विड। कौन सा ही गामा, रियल है, अपेरेंट वाला नहीं है, इंटू डेल्टा टी। इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, पहली बात तो हमारा एरिया बढ़ गया है, एरिया इंटू हाइट हमारी वॉल्यूम होती है। एरिया डेफिनेटली दोनों केस में सेम है ना, इस केस में हाइट अलग होगी, इस केस में हाइट अलग होगी, एरिया तो दोनों के लिए सेम है। तो एरिया की वैल्यू कितनी है, ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा ऑफ सॉलिड इंटू डेल्टा टी। ओके, मल्टीप्लाइड बाय हाइट। हाइट एक बार मैं यहाँ पर लेता हूँ तो h डैश मिलती है मुझे, h डैश, इससे हम h डैश पता कर सकते हैं। और सेम चीज बराबर होगी दूसरे वाले केस में। यहां पर अगर मैं देखूं तो यहां पर ए नॉट इंटू 1 प्लस बीटा सॉलिड इंटू डेल्टा टी इंटू एल। अब एक बात बताओ, ये एल में एरर है ना, क्योंकि यहां पर एच डैश और एल की वैल्यू अलग अलग आ रही है। क्या आप लोगों को ये चीज समझ में आई, इनिशियली दोनों के लेवल सेम थे, यहाँ पे एच नॉट था, यहाँ पे एच नॉट था, फिर फ्लूइड का लेवल राइज हुआ तो इसमें रीडिंग आती है एच डैश, यहाँ पे रीडिंग एच डैश नहीं आएगी है, क्योंकि ये एक्सपैंड कर गया है। तो एल इज लेस देन एच डैश, जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू से छोटी होती है क्योंकि स्केल बड़ा हो रहा है। इस चीज को ध्यान से समझो, यहाँ पे लिखो एल इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू विच इज लेस देन ट्रू वैल्यू, क्योंकि स्केल एक्सपैंड हो गया है, स्केल हैज एक्सपैंडेड। और ये जो ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू कितनी थी, यहां पर मिलती है ना हमें ट्रू वैल्यू, ये स्केल तो ट्रू वैल्यू दिखा रहा हमेशा, इसकी वैल्यू एच डैश के बराबर है। तो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का हमें एक रिलेशन पता है। क्या पता है हमें, मेजर्ड वैल्यू इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम होती है ना। समझो, स्केल बड़ा हो गया तो मेजर्ड वैल्यू कम आएगी ट्रू वैल्यू से, तो मेजर्ड वैल्यू ट्रू वैल्यू से कम होगी तो यहाँ पे 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। अल्फा किसका लगता है, अल्फा लगता है स्केल का, तो यहाँ पे हम अल्फा लगाएंगे सॉलिड का, और वैसे भी लिक्विड का कोई अल्फा होता नहीं है। मेजर्ड वैल्यू क्या है हमारी, एल, यहाँ पे भी लिखा हुआ है मेजर्ड वैल्यू इज एल। एल इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू कितनी है हमारी, एच डैश, एल इज इक्वल टू एच डैश 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। और ये जो हमने लिखा था एल वो गलत लिखा हुआ था। क्यों गलत लिखा हुआ था, फिर से समझाता हूँ। देखो, ये वाली टर्म दोनों में सेम है, ये है एक्चुअल एरिया, उसको मैं करूँगा एक्चुअल हाइट से मल्टीप्लाई, तो मुझे एक्चुअल वॉल्यूम मिलती है लिक्विड की बड़ी हुई, है ना। तो एच डैश से मल्टीप्लाई करने वाली बात सही है, एल से मल्टीप्लाई करने वाली बात गलत है। यहाँ से एल की वैल्यू आपको हटानी पड़ेगी, यहाँ पर आपको एच डैश ही रखना पड़ेगा। यहाँ पर एच डैश ही रखोगे, पर एच डैश की वैल्यू आप रख सकते हो
यहाँ से हमें मिलता है H डैश इज इक्वल टू L इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। अप्रॉक्सीमेशन है तो ये आप यहाँ पे रख सकते हो, ये वाली वैल्यू रख दोगे तो आपको मिल जाएगा L इंटू 1 प्लस अल्फा एस डेल्टा टी। ओके, तो ये हमारा फॉर्मूला आ चुका है। यहाँ पर फिर से इसको समझ लेते हैं, मैं इन चीज़ों को कुछ को हाईलाइट कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये है हमारा एक्सपैंडेड वॉल्यूम, ये है हमारा एरिया ऑफ द बेस, जो यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी ये है, करेक्ट। और हमारे पास हाइट एक जगह है, ये H डैश, और ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। अगेन ये थी हमारी मेजर्ड वैल्यू ऑन एक्सपैंडिंग स्केल, एक्सपैंडिंग स्केल। मेजर्ड वैल्यू हमेशा होती है ट्रू वैल्यू इंटू 1 माइनस अल्फा एस डेल्टा टी। इस तरीके से आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन अब आप सॉल्व कर सकते हो अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक होती है ट्रू वैल्यूज, एक होती है मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू भी एक्सपैंड कर रही होती है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सवाल वैसे पूछे नहीं जाते हैं। किस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। A Bakelite beaker has volume capacity of 500 cc at 30 degrees Celsius. When it is partially filled with Vm volume at 30 degrees Celsius of mercury, it is found that the unfilled volume of the beaker remains constant as the temperature is varied. ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया। हमारे पास इस तरीके से कुछ बीकर है जिसकी कैपेसिटी है 500 cc और उसमें कुछ लिक्विड भरा हुआ है यहाँ पर, जिसको मैं क्या बोल देता हूँ Vm। अच्छा, ये भी गिवन है। और हमें बोला जा रहा है कि द अनफिल्ड वॉल्यूम ऑफ द बीकर रिमेन्स कांस्टेंट। ये वाला वॉल्यूम हमेशा कांस्टेंट है। कैसे कांस्टेंट है? जब इसको गर्म करेंगे तो बीकर का भी कुछ वॉल्यूम बढ़ेगा, लिक्विड का भी वॉल्यूम बढ़ेगा, और दोनों का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहता है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो, हमें पता लगाना है कि Vm की वैल्यू कितनी है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 20 cc। कैसा है? बहुत ही आसान है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। देखो, एट 30 डिग्री सेल्सियस मुझे पता है वॉल्यूम ऑफ वेसल इज इक्वल टू 500 cc, वॉल्यूम ऑफ मरकरी इज इक्वल टू Vm। तो मैं बोल सकता हूँ वॉल्यूम ऑफ एयर या फिर एम्प्टी बोल दो, Vempty is equal to volume of vessel minus volume of mercury, which is equal to 500 minus Vm। अच्छा, यही वॉल्यूम जब हमारा टेम्परेचर बढ़ा देंगे तब भी इतना ही रहना चाहिए। तो Vempty की हमारे पास एक और वैल्यू आ जाती है, वो हो जाती है 500 इंटू 1 प्लस गामा ऑफ सॉलिड इंटू डेल्टा टी माइनस Vm इंटू गामा ऑफ लिक्विड इंटू डेल्टा टी। हमने दोनों के ही वॉल्यूम बढ़ा दिए। वेसल का वॉल्यूम बढ़ के इतना हो जाएगा, मरकरी का वॉल्यूम बढ़ के इतना हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास आप देखोगे कि वैल्यू जाती है 500 माइनस Vm इज इक्वल टू 500 प्लस 500 इंटू गामा सॉलिड इंटू डेल्टा टी माइनस Vm माइनस Vm गामा ऑफ लिक्विड डेल्टा टी। ध्यान से देखोगे तो ये Vm माइनस से Vm कट जाएगा, 500 से 500 कट जाएगा। हमारे पास एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी, 500 गामा S डेल्टा टी इज इक्वल टू Vm गामा लिक्विड डेल्टा टी। ध्यान से देखोगे तो डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा, हमारे पास Vm की वैल्यू आ जाती है 500 गामा सॉलिड अपॉन गामा लिक्विड, विच इज इक्वल टू कितना है? 500 गामा ऑफ सॉलिड कितना है? 6 इंटू 10⁻⁻⁶, और गामा ऑफ लिक्विड है 1.5 इंटू 10⁻⁻⁴ है, तो उसको मैं -6 इंटू 100 लिख देता हूँ। यहाँ पे 1.5 से ये कट जाता है 4 टाइम्स, 100 से ये 100 कट जाता है, 10⁻⁻⁶ से 10⁻⁻⁶ कट जाता है, 5 इंटू 4 वैल्यू आ जाती है विच इज इक्वल टू 20 cc में हम कैलकुलेशन कर रहे थे। 20 cc इज द करेक्ट आंसर।
डेंसिटी एंड टेम्परेचर। पहले तो देख लेते हैं डेंसिटी होती क्या है। डेंसिटी को हम लिखते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब मैं अगर किसी चीज़ को गर्म करूँगा तो उसका वॉल्यूम एक्सपैंड हो जाता है, मास में कोई चेंज नहीं होता। वॉल्यूम एक्सपैंड हो रहा है, मास उतना ही है, तो यानी कि डेंसिटी कम हो जाएगी। बस इसी की कैलकुलेशन हमें करनी होती है। तो देखो हम लिख सकते हैं डेंसिटी ओरिजिनल इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम ओरिजिनल। फिर डेंसिटी हमारी बढ़ जाएगी, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ करके कितना हो जाएगा, वी नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी। ओके, यहां से ध्यान से देखो m अपॉन वी नॉट, एम अपॉन वी नॉट, क्या मैं इसको रो नॉट लिख सकता हूँ? तो इसी की वैल्यू हो जाती है रो नॉट डिवाइडेड बाय 1 प्लस गामा डेल्टा टी। या फिर मैं लिख सकता हूँ डेंसिटी इज इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस गामा डेल्टा टी की पावर -1। आ गई हमारी फेवरेट चीज, कर दो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। यहां से इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन में हम क्या करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू 1 से बहुत ज़्यादा छोटी है तो -1 एज इट इज यहाँ पर है। तो हमने क्या किया है, बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ऑलराइट, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, रो इज इक्वल टू रो नॉट 1 माइनस गामा डेल्टा टी। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। हमारे पास इस तरीके से, जो हम मान लो जूस पीते हैं कोई सा, तो इस तरीके से एक जूस है, जूस का ग्लास है और उसमें तैर रही है एक बर्फ की क्यूब, इस तरीके से। अब क्योंकि बर्फ एक सॉलिड है तो उसमें हम मान लेंगे कि उसमें जो वॉल्यूम में चेंज होता है वो लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत ही कम होता है, तो उसकी हम अप्रॉक्सीमेटली इग्नोर कर देंगे कि उसकी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा लिक्विड का तो यानी कि उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। डेंसिटी कम होने से क्या हो जाएगा, अच्छा इस बर्फ़ का मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहूँ तो ये रही मेरी बर्फ़, उस पर नीचे की तरफ लग रहा था mg, लेकिन वो नीचे नहीं आ रही थी, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऊपर की तरफ लग रहा था FB। कौन सा है, बॉयंट फोर्स है, बॉयंट फोर्स FB। कितना होता है FB? FB की वैल्यू होती है रो वी जी। रो किसका होता है, रो ऑफ लिक्विड इनटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इनटू जी। अच्छा, यहाँ पर डेंसिटी और वॉल्यूम है लिक्विड का, यहाँ पर जो लिक्विड की वॉल्यूम डिस्प्लेस हुई हुई है, सिर्फ इतनी सी वॉल्यूम का हम यूज़ करते हैं। जी तो हमेशा कांस्टेंट रहता है। एफ बी की वैल्यू एम जी के बराबर होनी है, ये एम जी में भी कोई चेंज नहीं हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स तो उतना ही लगने वाला है। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर कि अगर डेंसिटी कम होगी तो ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा, तभी जाकर के इक्विलिब्रियम में रहेगा। डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ने का मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम डूबा हुआ है वो बढ़ेगा। इसका मतलब इफेक्टिवली हमारी बर्फ को नीचे आना पड़ेगा। ये लेवल बर्फ पे अगर मैं रीडिंग्स मार्क कर दूं तो वो रीडिंग इस तरीके से हम देख सकते हैं कि बर्फ ऊपर आ रही है या नीचे जा रही है। अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो डेंसिटी कम होगी और हमारे पास मोर वॉल्यूम विल बी सबमर्ज्ड इन द लिक्विड। अब इसी का और एक केस बनाते हैं। देखो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक कंटेनर है, उसमें पानी है और यहाँ पर एक क्यूब है। इस तरीके से क्यूब में हमने बना रखी है मार्किंग्स इस तरीके से। यहाँ पर नीचे है 0, है ना, यहाँ पर 0 है मार्किंग, यहाँ पे मान लो है 10। ओके, मैं नापता हूँ कि यहाँ पर लेवल क्या है। तो लेवल कैसे रीड करूँगा, यहाँ पे जो भी रीडिंग है उसके हिसाब से मैं नाप लूँगा कि लेवल क्या है। ओके,
पहला केस यहाँ पर हमारे पास गामा ऑफ सॉलिड, यहाँ पे गामा ऑफ लिक्विड, ठीक है। टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, ओके। पहला केस हमारे पास गामा ऑफ लिक्विड इज मोर देन गामा ऑफ सॉलिड। इस केस का मतलब क्या हुआ, गामा ऑफ लिक्विड ज़्यादा है, लिक्विड में ज़्यादा एक्सपेंशन होगा तो इसकी डेंसिटी ज़्यादा गिर जाएगी, ओके। इसका फील लेने के लिए क्या करें, गामा ऑफ लिक्विड बहुत ज़्यादा मान लो और गामा ऑफ लिक्विड सॉलिड को आप ऑलमोस्ट ज़ीरो मान लो, तो फिर मैं इसको थोड़ा सा गर्म करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसकी वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं होएगा, लिक्विड अचानक से बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो जाएगा, उसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगी, है ना। डेंसिटी बहुत कम हो जाएगी तो ये डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम को बढ़ना पड़ेगा। डिस्प्लेस वॉल्यूम बढ़ेगा यानी कि यहाँ पर एरिया तो उतना ही है, यहाँ पर लेवल जो है वो राइज होता हुआ दिखेगा, तभी ये डिस्प्लेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब हुआ कि लेवल इंक्रीजेस। दूसरा केस देखते हैं, गामा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू गामा ऑफ सॉलिड। इस केस में क्या होगा, दोनों के गामा बराबर है, तो अब इसको आप पूरे सिस्टम को गर्म कर रहे हो तो सब में रिलेटिवली सेम चेंज आएगा, दोनों की डेंसिटी कम होगी लेकिन रिलेटिवली बराबर होगी। तो आप देखोगे यहाँ पर एक्चुअली लेवल में कोई चेंज नहीं आएगा, लेवल रिमेन्स अनचेंज्ड। और तीसरा केस क्या हो सकता है, तीसरा केस हो जाएगा गामा ऑफ लिक्विड इज लेस देन गामा ऑफ सॉलिड। फील लेने की कोशिश करते हैं, गामा ऑफ सॉलिड बहुत बड़ा कर दो इनफाइनाइट और गामा ऑफ लिक्विड को कर दो ज़ीरो, तभी हम इसकी फील ले पाएंगे। गामा ऑफ लिक्विड ज़ीरो है ऑलमोस्ट मान लिया, तो उस केस में लिक्विड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, ओके। यहाँ पर हमारे पास अगर लिक्विड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम उतना ही रहेगा। क्यों रहेगा, देखो बहुत ध्यान से समझना, इसका मास तो है mg, बॉयंट फोर्स बराबर रहने वाला है यानी ये वाली वैल्यू उतनी ही रहने वाली है। लिक्विड की डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है तो डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम में भी कोई चेंज नहीं आएगा, तो इतना ही डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम अभी है, बाद में भी इतना ही रहेगा। लेकिन क्या सॉलिड एक्सपैंड हुआ है, यस सॉलिड तो बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हुआ है, तो सॉलिड एक्चुअली एक्सपैंड होके ऐसा हो जाएगा मान लो, है ना, मतलब ओवरऑल ऐसे बड़ा होगा। लेकिन आप देखोगे कि डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम उतना ही था और हमारे पास जो यहाँ पे 0 था और यहाँ पे 10 था, अब ये 0 यहीं पे था, मान लो पहले 5 आ रहा था, अब ये बढ़ करके ऐसा हो गया 10 यहाँ पहुँच चुका है, तो यहाँ पर लेवल क्या दिखाई देगा, 2 या 3 ऐसी कोई 5 से छोटी वैल्यू दिखाई देगी, तो हम क्या बोलेंगे, लेवल नीचे आ गया है ना, तो इसको हम बोलेंगे लेवल डिक्रीजेस। ये लेवल कौन सा लेवल है, ऑन सॉलिड क्यूब। कौन सा लेवल है, ऑन सॉलिड क्यूब। स्पेशल केस लिख ही देते हैं, गामा ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 0, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू कांस्टेंट, इसका मतलब हमारे पास डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आता, वी डिस्प्लेस्ड इज इक्वल टू कांस्टेंट, जो अभी मैंने आपको समझाया। एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है ये, एक लीक प्रूफ सिलेंडर है हमारे पास जिसकी लेंथ है 1 मीटर, मेड ऑफ अ मेटल विच हैज़ अ वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन। ऐसे सवाल आते हैं हमारे केस में जिसमें मेटल वेटल ज़्यादा एक्सपैंड नहीं कर रहे होते, एक ही चीज़ को एक्सपैंड कराते हैं ना, नहीं तो क्वेश्चन इतना बड़ा हो जाएगा, उसको आप उस लिमिटेड टाइम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट हमें सारे पता होने चाहिए। अच्छा, वो फ्लोट कर रहा है वर्टिकली इन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका डायग्राम बनाते हैं। हमारे पास इस तरीके से वो फ्लोट कर रहा है, और किस तरीके से फ्लोट कर रहा है कि उसका सरफेस के ऊपर 20 सेंटीमीटर ही है, तो हमारी ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर है 20 cm, तो नीचे कितना हो जाएगा 80 cm। बहुत खूब। When the temperature of water is increased to 4 degrees Celsius, the height of the cylinder above water surface becomes 21।
अब हमारे पास सेकंड केस में कुछ ऐसा आ जाएगा, ऊपर वाली लेंथ बढ़ गई है इस तरीके से, ये अब हो गई है 21 सेंटीमीटर, ये हो गया है हमारे पास 79 सेंटीमीटर। क्या इस डायग्राम को देख करके आप बता सकते हो हमारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम बढ़ा है या कम हुआ है? डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम कम हो गया है, लेकिन बॉयंट फोर्स तो mg के बराबर ही होगा, नीचे लगा होगा mg, ऊपर लगा होगा f बॉयंट, वो mg यहाँ पर अभी भी उतना ही है, यहाँ पर भी f बॉयंट उतना ही है। f बॉयंट कितना होता है? रो इंटू वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड इंटू ग्रेविटी। ये चेंज नहीं हुई है, ये चेंज हो गया, ये एक्चुअली कम हो गया, यानी कि डेंसिटी बड़ी होगी। और हम जानते भी हैं 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस पे आते हैं तो डेंसिटी वाटर की बढ़ती है। तो ठीक है, अब एक काम करो, हमें बताना है कि द डेंसिटी ऑफ वाटर एट T इज इक्वल टू 4 डिग्री सेल्सियस relative to the density at T is equal to 0 डिग्री सेल्सियस is close to, ये था हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ये है हमारा 4 डिग्री सेल्सियस, हमारे पास ये थी रो नॉट, ये है हमारे पास रो। हमें पता करना है रो डिवाइडेड बाय रो नॉट की वैल्यू कितनी होने वाली है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया? देखो, हमें पता क्या करना है, रो अपॉन रो नॉट। तो यहाँ पे आप वो थर्मल एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला नहीं यूज़ कर पाओगे, क्योंकि हमें गामा वगैरह की वैल्यू नहीं दी हुई है। यहाँ पे हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। कैसे लगाएंगे? देखो, दोनों ही केसेस में एक चीज़ तो पक्की है कि इसके ऊपर जितना mg फोर्स लगा है, वो दोनों में बराबर था। बॉयंट फोर्स दोनों में बराबर रहा होगा। बॉयंट फोर्स में डेंसिटी का काम आता है, तो हम लिख देंगे केस 1 में और केस 2 में एफ बॉयंट की वैल्यू बराबर थी। पहले था वो इसका मान लो कुछ एरिया रहा होगा, तो एरिया मल्टीप्लाइड बाय 80 सेंटीमीटर, तो मैं उसको 80 सेंटीमीटर ही लिख देता हूँ। ये हो गया हमारा डिस्प्लेस्ड वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो था रो नॉट इनटू जी इज इक्वल टू, बाद में कितना हो जाएगा, एरिया में कोई चेंज नहीं आया क्योंकि हमारा सिलेंडर नहीं बड़ा हो रहा है, तो एरिया उतना ही है। इस बार हाइट हो गई है 79 मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी हो गई है रो और जी एज इट इज। एरिया से एरिया कैंसिल, जी से जी कैंसिल, हमारे पास सीधे सीधे आ जाता है। हमें क्या पता करना था, रो अपॉन रो नॉट इज इक्वल टू, ये आ जाता है 80 अपॉन 79। तो ये 1 से थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है, डेफिनेटली सी इसका आंसर नहीं है, लेकिन इन तीनों में से कोई सा भी आंसर हमारे पास हो सकता है। ये कैलकुलेशन कैसे करोगे? बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन कैसे करेंगे? देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख दूंगा 80 अपॉन 80, 1 माइनस 1 अपॉन 80। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पे क्या हो जाता है, ये तो 80 हो जाएगा, 80 माइनस 1, ये 79 हमारे पास डिनोमिनेटर की वैल्यू अभी भी आ रही थी। तो यहाँ पे देखो 80 से 80 इस तरीके से कट जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाती है जो हमें पता करनी है, वो होती है 1 माइनस 1 अपॉन 80 इसकी पावर -1। बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगाओ यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, ये -1 यहाँ चला जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाती है 1 प्लस 1 अपॉन 80। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे यार? ये हो जाता है 1 प्लस, अच्छा 1 अपॉन 8 की वैल्यू कितनी होती है, 100 अपॉन 8 की वैल्यू कितनी होती है, 100 अपॉन 8 होता है हमारा 12.5, तो 1 अपॉन 8 हो जाएगा 0.125, है ना। 1 अपॉन 8 होता है 0.125, तो ये 1 अपॉन 80 है तो हो जाएगा 0.0125, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 0.0125 which is equal to 1.0125 which is closest to option number B.